हेलो एवरीवन, श्री एमपीपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल और हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी में पूरा एमपी कवर कर रहे हैं, जिसमें से कि आज हम पढ़ेंगे कौन सी यूनिट। अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट 5 यानी मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था का आज लास्ट टॉपिक है, जिसमें से क्या है, मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय शासन व्यवस्था। क्या बात कर रहे हैं हम? मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था और नगरीय शासन व्यवस्था। इसके पहले जितने भी टॉपिक्स थे यानी यूनिट 1 का हिस्ट्री, यूनिट 3 का भूगोल, मध्य प्रदेश की पूरी इतिहास, मध्य प्रदेश का पूरा भूगोल, मध्य प्रदेश में जो राज्य व्यवस्था यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानसभा, हाई कोर्ट, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ जाके क्लिक करिए और देखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि जो भी हमारे नए वीडियोज़ आते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो जो भारत है आपका गाँवों का देश है ना। भारत की उन्नति और प्रगति आपकी किस पे निर्भर करती है? गाँव पे निर्भर करती है। तो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि यदि गाँवों का विकास होगा तो भारत का देश का विकास अपने आप होगा। यदि गाँव का विकास होगा तो देश का विकास अपने आप होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि जो गाँव के लोग हैं उन्हें अगर आप कोई तोहफा देना चाहते हैं तो उन्हें आप अधिकार दीजिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार दो, उन्हें काम करने दो, अगर वो गलती करते हैं तो उन्हें करने दो, लेकिन उन्हें अधिकार दो, जिससे उनका हौसला बढ़ेगा और वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की, पंचायती राज शासन की, मतलब पंचायत की, ग्राम पंचायत की, गांव की बात करते हैं, तो ये जो पंचायती राज जो व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन है, पंचायती जो शासन है, ये पहले से यानी कि आपका बहुत ऋग्वैदिक काल से चला आ रहा है। ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति और विरत नामक संस्था होती थी, जिसमें से जो विरत नामक संस्था थी वो आपका स्थानीय स्वशासन देखती थी, यानी कि पंचायती राज शासन देखती थी। फिर जब उत्तर ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया, तो उत्तर वैदिक काल में जो आपकी ये विरत नामक संस्था थी, इसका ये विलुप्त हो गई और आपकी समिति नामक संस्था आई। जो समिति नामक संस्था थी वो आपका स्थानीय स्वशासन उत्तर वैदिक काल में चलता था, यानी पंचायती व्यवस्था थी। तो पंचायती व्यवस्था हम काफ़ी पुराने समय से देखते आ रहे हैं, कोई नई नहीं है। फिर हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बाद जो आपका मौर्य काल आया। मौर्य काल में अशोक का जो शिलालेख है महामात्य, उसमें भी हमें पंचायती स्वशासन, पंचायती शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। फिर हम आगे चलते हैं मौर्य काल के बाद गुप्त काल में। तो गुप्त काल में पंचमंडली नामक एक संस्था थी जो कि पंचायती राज शासन यानी पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड थी, संबंधित थी। फिर आगे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पंचायती शासन का हमें जो शासनकाल देखने को मिलता है वो दक्षिण भारत में मिलता है। दक्षिण भारत में पुर और नायडू नामक दो संस्था थी जो कि पंचायती शासन व्यवस्था को देखती थी। फिर उसके बाद मुगल काल में परगना नामक संस्था थी। परगना नामक पद होता था, समिति थी जो कि परगना जो होता था वो कौन होता था? पंचायती शासन व्यवस्था थी, पंचायत की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था थी, जिसको परगना कहते थे मुगल काल में। फिर इसी तरह से बात करें तो जब ब्रिटिश का शासन आया तो उस टाइम पर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उस समय भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी जनमानस में पंचायती शासन को लेके काफ़ी ज़्यादा उत्साह था, और उनका ये जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो ब्रिटिश शासन था, तो वो उनकी जो ब्रिटिश शासन ने जो हमारे भारतीय लोग थे उनकी जो मतलब ब्रिटिश शासन के जो विरोध था वो हमारे भारतीय जनमानस को हिला नहीं पाया। उनमें तब भी पंचायती शासन की जो इच्छा रही है वो हमेशा जागृत रही है। फिर ऐसे आगे चलते हैं तो जो गांधी जी के शिष्य थे जिनका नाम था मन्य नारायण जी, वो गांधी जी के शिष्य थे। क्या नाम था? मन्य नारायण। उन्होंने गांधीवादी योजना की शुरुआत करी। फिर ऐसे ही आगे चल के 2 अक्टूबर
2 सितंबर 1952 को 2 सितंबर 1952 को एक प्रसार कार्यक्रम आया। कब? 2 अक्टूबर 1952 को एक, यानी गांधी जी की जिस दिन जयंती होती है उस दिन 2 अक्टूबर 1952 को एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया जो कि था राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम, जिसमें कि क्या बोला गया कि गाँव की अलग से पंचायत व्यवस्था हो, गाँव की जो शासन व्यवस्था उस पर जोर दिया गया। फिर उसके एक साल बाद मतलब 2 सितंबर 1953 को 2 सितंबर 1953 को आपका राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम आया। ठीक है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम आया। लेकिन इन कार्यक्रमों में ये भी एक पंचायत व्यवस्था, पंचायत शासन को जो पंचायत पर उठाने के लिए ये कार्यक्रम थे, लेकिन इनमें कुछ त्रुटियां थीं। तो इन कार्यक्रमों में क्या त्रुटियां थीं उसको देखने के लिए, उसकी जानकारी के लिए, उस त्रुटियों को पता करने के लिए एक समिति का एक समिति बनाई गई। उस समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता जी। ठीक है, कौन थे अध्यक्ष? तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई कि जो ये कार्यक्रम हुए हैं, जो कि जनमानस को पंचायती शासन को लेके लागू करने को लेके हुए हैं, ये जो 2 कार्यक्रम चले, तो इनमें कुछ त्रुटियां हैं जिनकी वजह से ये लागू नहीं हो पाया। तो आप ऐसी समिति बनाएंगी जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता जी को रखा गया। तो उनसे बोला गया कि आप एक ऐसी समिति बनाएं, आप बताइए कि इन कार्यक्रमों में क्या त्रुटियां थी, हम इनमें क्या क्या और सुधार कर सकते हैं। तो बलवंत राय मेहता जी ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पीएससी पूछ सकता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था समिति की सिफारिश की थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने। तो इन्होंने एक बोले कि एक पंचायत व्यवस्था होगी जो कि त्रिस्तरीय होगी। अब त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में क्या होगा? तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में इन्होंने बोला कि जो हम पंचायत व्यवस्था है उसको हम 3 स्तर पर बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? 3 स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर आपकी होगी जनपद पंचायत, यानी उसको जिला समिति भी बोलते हैं, और जिला स्तर पर होगी आपकी जिला पंचायत। तो 3 स्तर यानी 3 स्तर होंगे। कौन कौन सा? पहला स्तर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर होगी आपकी जिला पंचायत। ठीक है, इस तरह से इन्हें बोला। और इन्हें बोला कि इनके जो अध्यक्ष होंगे, इनके अध्यक्षों का जो चुनाव होगा वो होगा आपका प्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता के द्वारा चुना जाएगा, निर्वाचित होंगे ये निर्वाचित होंगे। उपाध्यक्ष जो होगा, अध्यक्ष जो है वही चुनेगा, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनेगा। इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। और क्या बात की कि इनका जो कार्यकाल होगा, कार्य अवधि होगी, वो 5 वर्ष की होगी। मतलब यह संस्था 5 वर्ष तक के लिए ये लोग चुने जाएंगे, इन स्तर पर काम करेंगे 5 वर्ष के लिए। और 5 वर्ष के बाद ये क्या अपने 5 वर्ष के बाद यह दोबारा से फिर से चुनाव होगा, यानी निर्वाचन होगा, और जो भी जीतेगा वो चुने जाएंगे। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, और फिर जो जीतेगा निर्वाचित व्यक्ति जीता जाएगा। इस तरह से इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति ने 1959 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, और उसमें उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात करी, जो कि कुछ इस प्रकार है। कब रिपोर्ट दी? 1959 में। ठीक है, तो 1959 में जब यह रिपोर्ट आई, उसके बाद आपका 2 सितंबर इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ये जो समिति थी, इस समिति की जो सिफारिशें थी,
तो ये सिफारिशें काफ़ी राज्यों को पसंद आई। तो सबसे पहले इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान ज़िले ने बोला कि हम इसको लागू करेंगे, इस व्यवस्था को अपने राज्य में लागू करेंगे। किसने बोला? राजस्थान राज्य ने बोला ऐसा। तो राजस्थान राज्य के जो आपका नौगौर ज़िला है, नौगौर ज़िले के जो आपका बदकहरी है, एक गांव है, बदकहरी गांव में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का क्या हुआ? आपका पंचायती व्यवस्था लागू की गई। और त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था अधिनियम कब आया? तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था अधिनियम आया है आपका 1959 में। कब आया है? 1959 में। और 1959 में ही किस राज्य ने बोला? राजस्थान राज्य ने बोला कि हम यह व्यवस्था लागू करेंगे, हम अपने ज़िले में, हम अपने गांव में, हम अपने राज्यों में ये पंचायत की 3 स्तर की पंचायत व्यवस्था हम लागू करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान ने कब? 1959 को किसके द्वारा? उस समय प्रधानमंत्री थे माननीय श्री नेहरू जी, ठीक है। तो नेहरू जी के कर कमलों के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ। कहाँ? नागौर जिले के बदहरी गांव में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ, ठीक है। पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे अन्य राज्यों ने भी किया, अन्य राज्यों ने भी अपने ज़िले में, अपने राज्यों में लागू किया। तो राजस्थान ने सबसे पहले किया, राजस्थान के बाद किया आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद फिर आपका मध्य प्रदेश ने कब किया? तो मध्य प्रदेश ने अपने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू की है 1962 में। तो इसको आप नोट डाउन करिए। फिर क्या पढ़ा हमने? पंचायती राज अधिनियम कब आया आपका? पंचायती राज अधिनियम आया आपका 1959 में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब आया? मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम आया आपका 1962 में, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम आया 1959 में, लेकिन मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब आया? तो 1962 में आया, ठीक है। तो जब 1962 में अधिनियम आया लेकिन यह लागू नहीं हो पाया, तो लागू नहीं हो पाया, फिर थोड़ा लंबा 1959 में आया, 1962 तक जब मध्य प्रदेश में लागू हुआ तो ये लागू नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे इसमें ना कमियां लगने लगी कि ना कमी है इसमें। जब ये लागू करने की बारी आई कि अब मध्य प्रदेश राज्य में लागू होगा, तो अब लंबा अंतराल चूँकि हो चुका था, तो अब इसमें धीरे धीरे कमियां देखने लगी कि इसमें कुछ तो कमी है। तो क्या कमी है? वह कमी दूर करने के लिए उस समय सरकार थी आपकी जनता पार्टी की सरकार थी। तो जनता पार्टी की सरकार ने एक कमेटी बनाई, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे अशोक मेहता। तो जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई और बोला कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है इसमें क्या क्या कमियां हैं उसको आप बताइए, दृष्टिगोचर करिए और एक नई रिपोर्ट तैयार करिए। तो जनता पार्टी की सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में? अशोक मेहता। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता। अशोक मेहता की अध्यक्षता में यह जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था थी इसकी कमियों को दृष्टिगोचर करने के लिए अध्यक्षता में एक समिति बनाई और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। एक समिति बनाई और समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। कब दी? रिपोर्ट दी 12 दिसंबर
1977 को, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। पीएससी ऐसा क्वेश्चन या फिर एमपी का कभी कभी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 1977 में किस समिति की सरकार, किस समिति के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी पंचायत व्यवस्था को लेकर। तो 1977 में जो रिपोर्ट दी थी वो आपकी अशोक मेहता की समिति ने दी थी, और वो उस समय किसकी सरकार थी? उस समय थी जनता पार्टी की सरकार, ठीक है। तो इन्होंने जो रिपोर्ट दी, इन्होंने इसमें कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए वो द्विस्तरीय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? द्विस्तरीय। मतलब एक तो आपका ग्राम पंचायत होना चाहिए ग्राम स्तर पर, और एक आपका मंडल पे जिला परिषद होनी चाहिए। तो इन्होंने जो रिपोर्ट दी वो द्विस्तरीय दी, लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में जनता पार्टी की सरकार गिर गई। जब जनता पार्टी की सरकार गिर गई, जब ये रिपोर्ट दी, फिर धीरे धीरे सुनवाई हुई, सभा में हुआ, सब कुछ हुआ, तो क्या हुआ कि उनकी सरकार ही गिर गई जनता पार्टी की। तो यह जो द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था थी यह खारिज हो गई, ठीक है। इसका कोई मतलब फिर नहीं निकला। फिर क्या हुआ, फिर क्योंकि जनता पार्टी की सरकार ने इस समिति को बनाया था, तो अब जो अगली पार्टी की सरकार आएगी वो अपनी समिति बनाएगी, अपने अध्यक्षता में लोगों को करेगी। उसके बाद बनी आपकी राजीव गांधी की सरकार। और राजीव गांधी की सरकार ने भी बोला कि ग्रामीण गाँव के लोगों की उन्नति के लिए और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए, गांव के विकास के लिए उन्होंने एक कमेटी गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? तो राजीव गांधी की सरकार ने कब जैसे इन्होंने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, इन्होंने GV.K. राव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, ठीक है। GV.K. राव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी 25 मार्च 1985 को, 25 मार्च 1985 को उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। और उसमें उस समिति ने क्या बोला? उस समिति ने ये बोला कि जो ये पंचायती व्यवस्था है वो 4 स्तरीय होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें से ना 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था किसने बोला था? बलवंत राय मेहता समिति ने। द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था किसने बोला था? अशोक मेहता की समिति ने। कब था बोला था? जनता पार्टी की सरकार थी। फिर 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था किसने बोला था? तो GV.K. राव समिति ने बोला था कि इस समिति का गठन किसने किया था? राजीव गांधी की सरकार ने किया था, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, फिर बाद में खारिज हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, 4 स्तरीय व्यवस्था नहीं होगी। फिर 1988 में फिर एक कमेटी बनी, फिर एक आपकी अध्यक्ष, एक समिति बनी। उसके अध्यक्ष कौन थे? थुंगन। कौन थे? PK थुंगन। तो PK थुंगन की अध्यक्षता में एक और समिति बनी जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी 1988 में, और इनकी भी रिपोर्ट को क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया कि नहीं, यह भी रिपोर्ट, इसमें भी त्रुटियां हैं और यह भी आगे जाके नहीं बढ़ेगी, इसमें भी त्रुटियां हैं आपकी, और इस रिपोर्ट को भी मान्य नहीं किया जाता है पंचायती। तो कितनी सरकार? सबसे पहले बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय आया, फिर अशोक मेहता 1977 में आया, फिर राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में GV.K. राव समिति की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, फिर PK थुंगन की अध्यक्षता में 1988 में एक रिपोर्ट तैयार हुई। तो ये सारी चीज़ें जो थी सबको खारिज कर दिया गया कि नहीं, सब में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं। तो जब सब में ऐसी बात हुई कि सब में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, तो बाद में ये हुआ कि जो बलवंत राय मेहता जो समिति ने जो रिपोर्ट दी थी, तो वो रिपोर्ट सबसे अच्छी थी। उसी रिपोर्ट को क्या किया जाए, उसी रिपोर्ट को हम आगे चलाएंगे। उसी रिपोर्ट के तहत बलवंत राय मेहता में हल्की सी थोड़ी बहुत कुछ
खामियां थी उसको दृष्टिगोचर करते हुए उस कमी को पूरा करते हुए और बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू की गई। जब वह लागू हुआ तो फिर उसमें काफ़ी कुछ विधानसभा में पारित हुआ, फिर विधानसभा में गई। विधानसभा के बाद जब मतलब आपके जो विधानसभा के बाद फिर मध्य प्रदेश में फिर 25 जनवरी को यह पंचायती राज व्यवस्था, उस समय जब 29 दिसंबर 1993 की बात है, ये तब से करते करते 1993 तक ये लटकती रही व्यवस्था। तो 29 दिसंबर 1993 में उस समय कौन थे? दिग्विजय सिंह थे। तो दिग्विजय सिंह की सरकार ने जो पंचायती राज मंत्री थे उन्होंने इस अधिनियम को प्रस्तुत किया विधानसभा में। फिर उसके बाद 30 दिसंबर को वह पारित हुआ और 30 दिसंबर को पारित होने के बाद 20 जनवरी को राज्यपाल थे, कौन थे? मोहम्मद कुरैशी जी, उनके द्वारा के अनुमोदन पे मोहम्मद कुरैशी के अनुमोदन पे फिर मध्य प्रदेश में 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई। पहले तो अधिनियम बना 1962 में, फिर यह व्यवस्था लागू कर दी गई। तो क्या बात की हमने कि सबसे पहले फिर जब ये फाइनली कौन सी हुई? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था फाइनल हुई बलवंत राय मेहता समिति की। फिर 29 दिसंबर 1993 को 1993 में कौन थी सरकार? दिग्विजय सिंह की। तो दिग्विजय सिंह की सरकार के मंत्री थे, मंत्री बघेल करके कुछ नाम था उनका, पंचायत मंत्री थे। उन्होंने विधानसभा में इस अधिनियम को पारित किया। फिर उसके बाद यह जब ये लेके आए थे, फिर 30 दिसंबर को यह अधिनियम पारित हुआ। फिर जब पारित हुआ तो राज्यपाल जो थे आपके मोहम्मद कुरैशी जी, उनके अनुमोदन पर उन्होंने ऐसा अनुमोदन किया कि हाँ ये सब कुछ ठीक है, अभी आगे जा सकता है। तो उसके बाद फिर 24 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई। इसलिए मध्य प्रदेश में 24 जनवरी को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। पीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब यह पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू हुई तो उस समय आपके विधानसभा में कौन थे? किसकी सरकार थी? तो दिग्विजय सिंह की सरकार थी। और उस समय राज्यपाल कौन थे जिन्होंने अनुमोदन किया था? मतलब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, राज्यपाल जो थे आपके वो थे मोहम्मद कुरैशी जी। ठीक है, मोहम्मद कुरैशी राज्यपाल थे। और मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। अधिनियम आया है मध्य प्रदेश में 1962 को और पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है 25 जनवरी 1994। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था और उसके क्या क्या कानून हैं, क्या क्या आर्टिकल्स बने हैं। ओके, तो क्या पढ़ा हमने? मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई आपकी 25 जनवरी 1994 में। कौन सा संविधान संशोधन था जब ये पारित हुआ? पहले तो धर गया लोकसभा राज्यसभा में, फिर आया मध्य प्रदेश में, फिर राज्यों में पारित हुआ। तो कौन सा संविधान संशोधन था ये? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था आपका पंचायती राज व्यवस्था का। इसके तहत जब ये अधिनियम आया तो इसके तहत फिर संविधान में एक जो भाग 9 है वो जोड़ा गया। तो भाग 9 जोड़ के और आपके आर्टिकल्स कितने? 243 भाग 9 के अनुच्छेद 243 ए से लेके 243 ओ तक 16 अनुच्छेद जोड़े गए, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि आपकी पूरी ग्राम पंचायत व्यवस्था से रिलेटेड है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के में संविधान में अधिनियम है और संविधान में भाग 9 के अनुच्छेद 243 ए से लेके 243 ओ तक जोड़ा गया। ओ तक कुल 16 अनुच्छेद आए आपके, जोड़े गए
और 16 अनुच्छेद जोड़े गए संविधान में। कौन सी अनुसूची थी, कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची। ये सब याद रखना कि पंचायती राज व्यवस्था की में कौन सी अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था। कौन से भाग में है पंचायती राज व्यवस्था, तो भाग 9 में है। कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक, तो 243 ए से लेके 243 ओ तक। कितने अनुच्छेद हैं टोटल, 16 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस पीएससी के लायक हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं यहाँ पे आपके, 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया और पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करने वाला, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बना, पहला राज्य बना। पंचायती राज जब आपकी अधिनियम आया था तो उसमें उसके तहत 1959 में राजस्थान के नागौर जिले को तो बना दिया गया था, लेकिन जब ये अधिनियम पारित हुआ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जब लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ, उसके बाद बोला गया कि हाँ अब यहाँ पे पारित हो गया है। अब राज्यों में 24 अप्रैल को वहाँ पे पारित हुआ, आपका देश में पारित हुआ, लोकसभा में पारित हुआ, और फिर उसके बाद बोला गया कि अब राज्य अपने जगह पारित करें, तो राज्यों में भी पारित हुआ। तो मध्य प्रदेश में पारित हुआ 1994 में। तो कौन सा संविधान संशोधन था, वो 73वां संविधान संशोधन था। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में ऐसा चुनाव कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना। राज्यों में चुनाव करा, पंचायती नियम के तहत चुनाव कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना, लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना, पंचायत प्रणाली चालू हुई वो करने वाला मध्य प्रदेश आपका पहला राज्य बना। अब बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स की जो कि आपके अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक दिए हुए हैं संविधान में। तो 243 है आपका आर्टिकल नंबर 243, इसमें है आपकी परिभाषाएं हैं कि पंचायती व्यवस्था क्या है, क्या कैसे है। फिर 243 ए है आपका, क्या है 243 ए, 243 ए है आपका ग्राम सभा। ठीक, क्या है आपका 243 ए, 243 ए है आपका 243 ए है आपका ग्राम सभा। ग्राम सभा में क्या है, ग्राम सभा में ये है कि प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा की जो बैठकें होंगी उस ग्राम सभा में कम से कम जो गांव के लोग सदस्य होंगे कम से कम 200 सदस्य होने चाहिए। उसकी जो बैठक होगी वो 15 अगस्त, 26 जनवरी और आपका 1 मई और 2 अक्टूबर, 4 दिन वर्ष में 4 बार जो अनिवार्यता होगी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 1 मई। तो इस दिन अनिवार्यता बैठक होगी ग्राम सभा की। और ग्राम सभा में और क्या होगा कि जो ग्राम सभा का जो सचिव होगा वो 1 हफ्ते पहले से ही आप गांव के लोगों को सूचना दे देगा कि इस दिन ग्राम सभा की बैठक होने वाली है, तो जिससे गांव के लोग वहां पे उपस्थित हों। वहां पे जो आपका गांव में जो भी समस्याएं होंगी उनका निराकरण किया जाएगा, उसको सुना जाएगा, बहुमत के आधार पर उस चीज़ का निराकरण होगा। तो ये सब होगा आपका ग्राम सभा में। फिर बात करते हैं ग्राम पंचायत का गठन, 243 बी हो गया आपका ग्राम पंचायतों का गठन। क्या होगा इसमें कि ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। जो भी जिस राज्य की जो जनसंख्या होगी 20 लाख से अधिक होगी तो वहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी और वहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो संख्या है वो 20 लाख से अधिक है, इसलिए यहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। और वहाँ पे जहाँ ऐसा बोला गया ग्राम पंचायत के गठन में कि कैसे किया जाएगा, तो जहाँ पे 20 लाख से अधिक की जनसंख्या होगी वहाँ पे मतलब त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था होगी, और जहाँ पे 20 लाख से कम जनसंख्या होगी जिस राज्य में वहाँ पे द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। तो मध्य प्रदेश में आपकी कौन सी स्तरीय है, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पे 20 लाख से अधिक आपकी जनसंख्या है। फिर बात करते हैं संरचना की, 243 सी
आपकी आई संरचना। 243 परिभाषा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों का गठन, संरचना। संरचना की बात करें कि संरचना में क्या है, तो बस संरचना जो मैंने बताया आपको कि जब मध्य प्रदेश में 3 त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू हो गई तो यहाँ पे जो संरचना थी, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे, इस तरह की संरचना होगी। क्या होगा? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ओके, ठीक है, इस तरह से ये व्यवस्था होगी। फिर बात करते हैं 243D की। 243D क्या है आपका? 240 अब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत की बात करें कि ग्राम पंचायत का कैसे होगा, तो जहाँ पे 1000 से अधिक की आबादी होगी तो वो हो जाएगी आपकी ग्राम पंचायत। मतलब एक ग्राम पंचायत में जहाँ पे प्रत्येक 1000 की आबादी होगी तो 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। आई बात समझ में? 1000 की, प्रत्येक गांव में 1000 की आबादी पर 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत का गठन होगा। जनपद पंचायत की बात करें तो जनपद पंचायत में जो भी होगा वो 50,000 की आबादी पर एक जनपद पंचायत का गठन होगा। ठीक है, अगर 50,000 की आबादी है तो वहाँ पे कौन सी पंचायत होगी? जनपद पंचायत। 1000 की आबादी है तो ग्राम पंचायत। और जिला पंचायत का गठन होगा आपका, कैसे होगा? तो जिला पंचायत का गठन होगा आपका जो अगर कितनी आबादी होनी चाहिए? 1 लाख। तो 1 लाख की आबादी पर, 1 लाख नहीं, 5 लाख की आबादी पर आपकी जिला पंचायत का गठन होगा। ठीक है, 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत 50,000 की आबादी पर जनपद पंचायत, और 5 लाख की आबादी, न्यूनतम 5 लाख की आबादी होनी चाहिए जिला पंचायत के लिए। तो 5 लाख की आबादी पर आपका जिला पंचायत का गठन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये संरचना हो गई कि किस किस स्तर पर होगा। तो ग्राम पंचायत की बात करें कि ग्राम पंचायत में जो अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, और जो अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। पंच जो होंगे उनका चुनाव होगा आपका, यानी जो अध्यक्ष मतलब ग्राम पंचायत का क्या हो गया? सरपंच हो गया, यानी प्रधान। उसका चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष रूप से। उप सरपंच का, यानी जो पंचों का चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होगा। उप सरपंच का चुनाव होगा आपका अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, फिर जनपद पंचायत की बात करें तो जनपद पंचायत में जो आपका चुनाव होता है, जनपद सदस्य जो होते हैं, जनपद सदस्य चुने जाते हैं और जनपद सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, और जिला पंचायत सबसे उच्चतर पंचायती राज प्रणाली का जो जिला पंचायत है आपका, तो पंचायती राज प्रणाली का सबसे उच्चतम स्तर है आपका जिला पंचायत। और जिला पंचायत जो क्या बोलता है, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत को निर्देश देते हैं, और जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों को निर्देश देने पर इनको जिला पंचायत के अनुसार कार्य भी करना पड़ेगा। ठीक है, और जिला पंचायत का जो जिला पंचायत सदस्य अपने में से एक जिला पंचायत अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जिला पंचायत का जो उपाध्यक्ष होता है वो जिला शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। तो जो जिला पंचायत का राजनैतिक प्रमुख होता है वो होता है आपका कौन? जिला पंचायत का राजनैतिक प्रमुख होगा आपका जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष आपका ये होता है राजनैतिक प्रमुख, राजनैतिक प्रमुख। और जो आपका प्रशासनिक प्रमुख होगा
वो कौन होगा? CEO, जिसकी भर्ती किसके द्वारा की जाती है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात MPPSC के द्वारा इसकी भर्ती की जाती है। यानी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी है आपका प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक प्रमुख होता है आपका जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, तो इस तरह से आपका इतने कंप्लीट हुए हैं ना 243 सी संरचना। फिर बात करते हैं 243D। 243D है क्या है? आरक्षण। परिभाषा: ग्राम सभा ग्राम पंचायत का गठन, संरचना, फिर गठन। 243D क्या है? गठन नहीं, संरचना। गठन तो हो गया, संरचना के बाद आएगा आरक्षण। आरक्षण की बात करें तो जो ग्राम सभा का जो जब चुनाव होता है, ग्राम का स्वशासन का जब चुनाव होता है पंचायती व्यवस्था का, तो इसमें पहले तो 1/3 था जो महिलाओं का आरक्षण था। फिर 2008 से महिलाओं को आरक्षण बढ़ा के 50% कर दिया गया है। यानी महिला सीट पर 50% आरक्षण, महिला पर 50% आरक्षण है आपका। तो इस तरह से आरक्षण हो गया। फिर 243D, 243E होगा आपका पदावधि, कि इनका कार्यकाल कितने समय तक का होता है, इनकी पदावधि कितनी तक की होती है। तो इनका जो पदावधि होती है वो होती है 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के बाद यह अपनी बैठक से लेके कब तक, अपनी बैठक, इनका कार्यकाल बैठक से लेके 5 वर्ष तक होता है। 5 वर्ष के बाद यह इनका फिर से चुनाव होता है, और अगर यह अपना त्यागपत्र या इस्तीफा देना चाहते हैं तो यह उस जिले के वहाँ के या जो SDM होता है उसको अपना इस्तीफा या त्यागपत्र ये अपना दे सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषा है ग्राम सभा ग्राम पंचायत का गठन, संरचना, आरक्षण, अवधि, और फिर हो गई आपकी अहर्ताएँ। मतलब क्या क्या योग्यता होनी चाहिए ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए? तो क्या होनी चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। न्यूनतम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और विधानसभा सदस्य की जो योग्यता होती है वही योग्यता इनकी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो 243F ने क्या बोला? योग्यता। तो विधानसभा का जो सदस्य रखने का, विधानसभा सदस्य का निर्वाचित होने लायक इनकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया F आपका। फिर बात करते हैं G। तो G में क्या है? G में है आपका पंचायतों की शक्तियां, उत्तरदायित्व। पंचायतों को कितने तरह की शक्तियां दी जाती हैं, कार्य क्या क्या दिए जाते हैं, उनके उत्तरदायित्व क्या हैं। तो पंचायतों को 18 प्रकार के कार्य मिलते हैं, जिसमें कि सड़क, पानी, नल सब कुछ आता है। तो इनकी शक्तियाँ क्या हैं, इनका क्या क्या उत्तरदायित्व, इनके कार्य क्या हैं, तो ये इसमें आ जाता है। तो अभी मैं पॉलिटी नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ MP के पर्पज़ से बात कर रही हूँ। ये आपको पॉलिटी में वैसे ही पढ़ने को मिलेगा। आपके पॉलिटी यानी राजनीति के जो फैकल्टी हैं वो आपको पढ़ाएंगे। हम मध्य प्रदेश में बात करें इसलिए मैं आर्टिकल बस ऐसी एक ऊपरी तौर पर बता रही हूँ। ठीक है, फिर H 243H क्या बोलता है आपका? 243H पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति, यानी अधिरोपित करने की शक्ति। मतलब पंचायत चाहे तो अगर किसी पे भी टैक्स लगा सकती हैं, किसी पर भी कर अधिरोपित कर सकती हैं, उससे हर्जाना वसूल सकती हैं। तो ये पंचायतों की शक्ति है, कर अधिरोपित करने की शक्ति। 243I है आपका वित्त आयोग। I क्या है आपका? वित्त आयोग। तो वित्त आयोग में क्या आएगा आपका? तो 73वां संविधान वित्त आयोग में आएगा आपका कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में ऐसा उपबंध है, ऐसा बोला गया है कि जब आपकी पंचायती राज व्यवस्था की बनेगी 5 साल के लिए होगा,
तो उसके जैसे ही आपकी बैठक होती है उसके 1 वर्ष के अंतराल में ही, यानी 1 वर्ष के अंदर ही राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। और राज्य वित्त जो राज्य है आपका वो वित्त आयोग का गठन करेगा। जो आपकी सरकार सरकार कह रही है, जब पंचायती व्यवस्था का जब चुनाव हो जाता है, ग्राम पंचायत का चुनाव हो जाता है पंचायत का, उसके बाद ऐसा 73वां संविधान संशोधन में उपबंध है कि जो आपका राज्य होगा वो वित्त आयोग का गठन करेगा। और इस वित्त आयोग में जो है आपके कौन कौन से होंगे, एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे। और जो 5 सदस्य होंगे वित्त आयोग में, तो उनकी नियुक्ति आपका राज्यपाल और अध्यक्ष दोनों की नियुक्ति जो राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, ठीक है। इसमें जो किसमें वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य होंगे, ठीक है। जो सदस्य होंगे वो एक विधि विशेषज्ञ होगा, एक वित्त विशेषज्ञ होगा आपका, एक होगा विधि, एक होगा वित्त, एक होगा आपका पंचायती राज से रिलेटेड होगा, जानकारी रखने वाला होगा। ये सब वित्त आयोग अपनी सिफारिश राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल उसे विधानसभा में रखवाते हैं। इस तरह से फिर वित्त आयोग का पालन होता है। तो क्या बात की हमने, 243 आई, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है कि प्री के हिसाब से हम देख रहे हैं, इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं हो, तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि बस ये याद रखना है आपको कि 243 आई जो है वो वित्त आयोग से रिलेटेड है। ये मतलब ये क्वेश्चन आता है पीएससी की, वित्त आयोग से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, 243 आई है। फिर बात करते हैं 243 आई, 243 की बात, आगे की बात करते हैं। तो जो आपका 243 जे है, तो पंचायत के लेखाओं की संपरीक्षा, पंचायत के लेखाओं की संपरीक्षा। फिर 243 के आएगा आपका पंचायतों के लिए निर्वाचन। ये वाला शायद आया था कि पंचायतों के लिए निर्वाचन का आर्टिकल कौन सा है, तो 243 के। पंचायतों के लिए निर्वाचन। फिर उसके बाद आएगा 243 एल आएगा आपका संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। 243 एम आएगा आपका कतिपय कुछ क्षेत्रों पे भी, इस भाग का कुछ क्षेत्रों पे लागू होना। कुछ क्षेत्रों पे लागू ना होना। लागू ना होना। फिर 243 एन आएगा आपका जो विधि और शक्ति है उनका बना रहना। और 243 ओ आएगा कि न्यायालय से संबंधित जो भी निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप, ठीक है। तो इस तरह से आपके ओ तक हो गया है 243 ओ। निर्वाचन, नीचे जगह नहीं आ रही, मैं मौखिक बोल देती हूँ। 243 एन होगा विद्यमान विधि एवं शक्तियों का बना रहना। 243 ओ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप, इसमें ग्राम न्यायालय आएगा। ग्राम न्यायालय हम पढ़ चुके हैं, 26 जनवरी 2001 को मध्य प्रदेश में पहला ग्राम न्यायालय बना था नीमच जिले के झातला गांव में। इसके लिए आपको प्रीवियस क्लास देखनी पड़ेगी, उसमें जब हमने न्यायपालिका पढ़ाई है, न्यायपालिका में हमने ग्राम न्यायालय भी पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आर्टिकल्स हो गए हैं मध्य प्रदेश जो इस संदर्भ में, ये संविधान में है 243 से लेके ओ तक। आपको ये भी याद रखना है कि एच में क्या है, जी में क्या। अगर आपको ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ABCD याद नहीं है तो आप ये का खा गा घा भी कर सकते हैं कि ये का है, ये खा है, ये गा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये घा, ये अंगा, ये चा, ये छा, ये जा, ये झा, ये इया, ये टा, ये ठा, ये डा, ये ढा और ये ड़ा। इस तरह से ड़ा तक है 243 का से लेके 243 ड़ा तक। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, वैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ आपका मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मध्य प्रदेश में नगरीय व्यवस्था की, नगरीय शासन व्यवस्था कैसे आई, कब से कब तक आई, उसके क्या क्या आर्टिकल्स थे। तो इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं नगरीय प्रशासन। जो आपका ग्राम पंचायत व्यवस्था थी, ग्राम पंचायत शासन था, स्थानीय त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था, वो कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ते हैं नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन की बात करें तो नगरीय प्रशासन भी मध्य प्रदेश में अभी नहीं है, काफ़ी पुराना है। मतलब ये कि ब्रिटिश काल से भी काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, लेकिन जो इसकी व्यवस्था ये और भी पूरा नगरीय शासन व्यवस्था और भी पुरानी है। लेकिन आपको पता है जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसमें नगरीय शासन व्यवस्था इतनी अच्छी थी, नालियाँ बाकायदा सीमेंटेड थी, पक्की नालियाँ थी, ढकी हुई थी। तो काफ़ी समय से नगरीय शासन व्यवस्था हमारी चली आ रही है। लेकिन जब ब्रिटिश जब काल आया तो ब्रिटिश काल के टाइम पे नगरीय शासन व्यवस्था का काफ़ी अच्छा स्वरूप मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो ब्रिटिश काल के टाइम पे ही आपका जो आपका जबलपुर है उसको ब्रिटिश काल में 1864 में जबलपुर को पहला नगर निगम बनाया गया था। जबलपुर को पहला नगर निगम बना आपका। फिर आपका जो दतिया है, दतिया ज़िला है, तो वो 1907 में पहला नगर पालिका बना आपका। 1907 में दतिया आपका पहला नगर पालिका घोषित हुआ। पहला नगर पालिका दतिया बना और नगर निगम बना आपका जबलपुर 1864 में। फिर बात करते हैं जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, राज्य पुनर्गठन आयोग आया 1956 में मध्य प्रदेश का दोबारा मतलब जो पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो 1956 में दो नगर निगम बने आपके। वो थे सबसे पहले इंदौर और ग्वालियर। तो इंदौर और ग्वालियर को नगर निगम बनाया गया। तो नगरीय शासन व्यवस्था की और बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में बात करें कि मध्य प्रदेश में कैसा क्या रहा है। तो जब ये स्थानीय स्वशासन ग्रामीण व्यवस्था आई, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था आई, राज्य व्यवस्था आई, तो उसमें ये बोला गया कि ना जो आपका मध्य प्रदेश है तो उसमें भी स्थानीय स्वशासन को लेके एक अधिनियम, मतलब कौन सा अधिनियम, तो नगर प्रशासन अधिनियम 1961। नगरीय प्रशासन अधिनियम 1961 के तहत आपका 74वां संविधान लागू हुआ। कौन सा संविधान? 74वां संविधान आपका लागू हुआ। नगरीय प्रशासन अधिनियम 1961 के तहत आपका 74वां संविधान लागू हुआ और उसके तहत आपका संविधान के अनुच्छेद भाग 9 में आपका क्या है? पंचायती राज व्यवस्था है। भाग 9 में क्या है? भाग 9 का में क्या है आपका? नगरीय प्रशासन है। तो भाग 9 का में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आपको पता है कि 243A से लेके 243O तक कौन क्या है हमारा? स्थानीय स्वशासन है। और 243P से लेके अनुच्छेद 243ZG तक है हमारा कौन सा? नगरीय प्रशासन। ये संविधान के अनुच्छेद में यहाँ से यहाँ तक है। भाग 9 का जोड़ा गया, 74वां संविधान आया। तो इसमें से प्री से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है? 73वां संविधान किससे रिलेटेड है? स्थानीय स्वशासन मतलब ग्राम सभा, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था से। 74वां संविधान रिलेटेड है नगरीय प्रशासन से। मध्य प्रदेश में जो स्थानीय स्वशासन अधिनियम आया
1961 में, उसी के तहत बना ये, है ना। 1961 में मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन आया। 1962 में आया है स्थानीय स्वशासन, नगरीय प्रशासन 1961 में। और पहला नगर निगम जबलपुर 1864 में, नगर पालिका दतिया 1907 में। अनुच्छेद कौन सा है? 243 पी से 243 जेड जी। और भाग कौन सा है? 9 का। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि नगरीय प्रशासन से स्टार्टेड हैं। ठीक है, तो फिर बात करते हैं आपका, तो जो अभी देख लीजिए त्रिस्तरीय प्रणाली, इसमें भी नगरीय प्रशासन में भी आई। और वो कौन कौन सी थी? नगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम आपकी, और है आपकी नगर पंचायत। तो नगर निगम सबसे बड़ी हो गई। नगर निगम जहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होगी तो वो नगर निगम होगा। नगर नगर पालिका मध्यम स्तरीय हो गया। और जो नगर पंचायत है, जो संक्रमणशील क्षेत्र हैं आपके, तो वहाँ पे आ जाएगी आपकी कौन सी? नगर पंचायत। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल्स। तो फर्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे परिभाषा, नगर पालिका की परिभाषा 243 पी। इसमें क्या दिया हुआ है? नगर पालिका की परिभाषा। फिर आया आपका 243 क्यू। क्यू में क्या है? नगर पालिका का गठन। नगर पालिका का गठन होगा। नगर पालिका का गठन 243 एम पी क्यू आर। आर क्या है? संरचना। नगर पालिका की संरचना। तो क्या है संरचना? कितने भाग में बांटा गया है? 3 में। नगर निगम, नगर पालिका, और नगर पंचायत। बड़े स्तर पे देखें तो नगर निगम एक बड़ा उच्च स्तर है, बड़ा स्तर है। यहाँ पे जो नगर निगम है, नगर निगम में कौन कौन होते हैं? नगर निगम में होता है आपका महापौर पार्षद, और उसके अलावा आपका होता है निगम आयुक्त और समितियां होती हैं नगर निगम में। तो जो परिषद होती है उसमें 2 तरह के सदस्य होते हैं। नगर निगम में जो परिषद होती है उसमें 2 तरह के सदस्य होते हैं। एक जो निर्वाचित होते हैं यानी जिनका चुनाव होता है वो होते हैं पार्षद, और जो मनोनीत होते हैं वो थोड़े वयोवृद्ध होते हैं, जो कि जिनको कि ज्ञान होता है चीज़ों का, वो होते हैं। तो इस तरह से नगर निगम में परिषद हो गई, परिषद में भी पार्षद हो गए चुने हुए, और भी मनोनीत सदस्य हो गए जिनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। नगर पालिका में बात करें आपके, हाँ परिषद, नगर निगम में एक हो गया परिषद, एक हो गया आपके महापौर, परिषद, फिर हो गया आपका महापौर के बाद आएंगे आपके निगम आयुक्त, और फिर आएंगी समितियां। और क्या आएगा? निगमायुक्त, और फिर आएंगी आपकी समितियां। ठीक है, समितियां। तो परिषद में 2 तरह के सदस्य हो गए। एक हो गया आपका जो पार्षद जो कि निर्वाचित होते हैं, ठीक है, और हो गए आपके कौन? मनोनीत सदस्य हो गए जो कि वयोवृद्ध होते हैं। महापौर में भी जो जनता के द्वारा चुनाव होता है वो भी प्रत्यक्ष होता है।
निगम आयुक्त आपके भारत सरकार के क्लास 1 ऑफिसर होते हैं। और समितियां में दो तरह की समिति होती है, एक होती है सांविधिक, एक होती है गैर सांविधिक, ठीक है। महापौर का भी चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। निगम आयुक्त होते हैं आपके, ये सब नगर निगम में होते हैं। निगम आयुक्त होते हैं आपके जो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, IAS वगैरह होते हैं, वो सब आते हैं। और राज्य सेवा आयोग द्वारा जो चयनित व्यक्ति होते हैं वो भी इनमें आते हैं। तो और समितियां होती हैं, दो हो गई, गैर सांविधिक और सांविधिक समिति। नगर पालिका की बात करें, नगर पालिका में क्या क्या आता है, तो नगर पालिका में आपके जो आबादी कितनी होनी चाहिए, 20,000 से ऊपर होनी चाहिए। जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होना चाहिए। नगर पालिका का क्या है कि यहाँ पे देखते हैं, नगर पालिका में क्या है, आबादी कितनी होनी चाहिए, वहाँ पे नगर पालिका होगी जहाँ पे आबादी 20,000 से अधिक हो। नगर निगम में कितनी होनी चाहिए, 5 लाख से अधिक। नगर पालिका में 20,000 से अधिक आबादी हो और जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो। जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो। इसमें भी होते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, परिषद होती है, परिषद में पार्षद होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है, ठीक है, इसमें होते हैं। फिर बात करते हैं नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या है, पंचायत से समझ में आ रहा होगा कि ऐसे क्षेत्र जो पहले गांव थे लेकिन फिर उससे गांव से धीरे धीरे नगर में यानी शहर में तब्दील हो गए, तो वो हो जाते हैं आपके नगर पंचायत। मतलब ऐसे क्षेत्र जो कि पहले किस में आते थे, गांव में आते थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे किस में बदल गए, परिवर्तित हो गए, गांव से शहर में बदल गए, तो वो हो गया नगर पंचायत। तो नगर पंचायत में आबादी कितनी होनी चाहिए, 5,000 से अधिक, और ग्राम पंचायत में 1,000 से अधिक। 5,000 से अधिक आबादी हो आपकी, सघन जनसंख्या हो, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में योगदान हो। द्वितीयक क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र हो गया, तो इस तरह से सेवा क्षेत्र और जो उद्योगों के क्षेत्र हैं उनमें योगदान होना चाहिए। 5,000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। नगर पालिका में 20,000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। नगर निगम में आपकी 5 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई संरचना, PQR हमने पढ़ लिया। फिर से देखना है क्या है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, एक बार फिर से देखना है। देखो क्या है, हम पढ़ रहे हैं नगर पालिका की संरचना, 243 आर्टिकल है, अनुच्छेद है। तो इस संरचना हम 3 तरह से देखते हैं, क्योंकि त्रिस्तरीय है, पता है आपको, त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर की है। वहाँ पे ग्राम पंचायत थी और क्या था, ग्राम पंचायत, और आपका संभाग स्तर पर था जनपद पंचायत और जिला पंचायत। यहाँ पे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। नगर निगम क्या होती है, नगर निगम आपकी 18 है। क्या होती है नगर निगम, जहाँ पे आबादी 5 लाख से अधिक हो। ये बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं, बड़े उसमें होता है जहाँ पे कृषि क्षेत्र के अलावा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में भी जिस क्षेत्र का योगदान होता है वो हो जाते हैं आपके नगर निगम। नगर निगम को भी में भी कौन कौन होते हैं, परिषद, महापौर, निगम आयुक्त और समितियाँ। परिषद में 2 लोग होते हैं, हम पार्षद और मनोनीत सदस्य होते हैं। पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, निर्वाचित होता है। मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष होता है, वो जो वयोवृद्ध होते हैं जिनको जानकारी होती है वो मनोनीत किए जाते हैं। महापौर का चुनाव भी आपका प्रत्यक्ष रूप से होता है जनता के द्वारा। निगम आयुक्त भारत सरकार का क्लास 1 ऑफिसर होता है, जिसमें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा, एक तो IAS ऑफिसर होते हैं या फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति भी निगम आयुक्त यानी पूरा प्रशासनिक वाला रहता है। फिर समितियां 2 होती हैं, एक सांविधिक और एक गैर सांविधिक, ठीक है, ये हो गया। फिर बात करते हैं नगर पालिका की। नगर पालिका में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 20,000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या घनत्व इनका अधिक होना चाहिए। नगर पंचायत में क्या है शर्त कि जो क्या है, नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र जो कि पहले गांव थे लेकिन गांव से धीरे धीरे शहर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नगर पंचायत 5,000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, सघन जनसंख्या, और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में योगदान होना चाहिए। इसे नोट डाउन करिए। फिर आगे बढ़ते हैं आगे आर्टिकल्स की तरफ। 243S
243 एस क्या है आपका? आर्टिकल नंबर 243 एस, स्थानीय वार्डों समिति की संरचना। ठीक है, स्थानीय वार्डों समिति की संरचना। PQR क्या पढ़ा हमने? 243P परिभाषा, 243Q नगर पालिका का गठन, 243R नगर पालिका की संरचना। अब स्थानीय वार्डों समिति की संरचना आ गई इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया T, समिति का संरक्षण। ये आप याद रखिएगा कि ये PSC एक आध बार क्वेश्चन पूछ ही लेता है। एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इनमें से कि आर्टिकल से रिलेटेड कि 243T क्या बोलता है, 243S क्या बोलता है, या 243I 243O क्या बोलता है। तो आपको ये याद होना ज़रूरी है कि किस में क्या लिखा हुआ है। STU 243U क्या बोल रहा है आपका? 243U में है आपके नगर पालिका की अवधि यानी कितनी होगी, अवधि कितनी होगी। और फिर उसके बाद है इस नगर पालिका की अवधि, समिति का संरक्षण कैसे होगा? समिति का संरक्षण नहीं है यहाँ पे, है आपका जो संरक्षण है वो है स्थानीय वार्डों का संरक्षण। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगी अवधि, कितनी अवधि होती है? तो 5 साल की। STU भी 243 भी है आपका, क्या है? भी है आपका जो सदस्यों के लिए अहर्ताएँ क्या है, क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए सदस्यों का बनने के लिए। तो सदस्यों के लिए अहर्ताएँ, योग्यता क्या होनी चाहिए? सदस्यों के लिए अहर्ताएँ मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए? ठीक है। W, नगर पालिका के शक्ति, अधिकार, उत्तरदायित्व। शक्ति, अधिकार, उत्तरदायित्व। फिर X, नगर पालिका के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। यहाँ पे स्थानों का संरक्षण है। नगर पालिका के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। कर अधिरोपित करने की शक्ति। Y 243Y वित्त आयोग। अब जो ग्राम पंचायत है ना उसके 243I में वित्त आयोग है और नगरीय प्रशासन की 243Y में वित्त आयोग है। तो I और V, 243 तो पता ही है, 243 तो कॉमन ही है। क्या रखना है? I और Y। तो I क्या है? 243I नगरीय पंचायती व्यवस्था का वित्त आयोग और 243Y नगरीय प्रशासन में वित्त आयोग। ठीक है, फिर STU भी WXYZ 243Z 243ZA आ जाएगा आपका। तो 243ZA है आपका नगर पालिका के लिए निर्वाचन संबंधी संविधान कानून। ZA नगर पालिका का निर्वाचन संबंधी। ठीक, 243ZB क्या हो जाएगा? यहाँ एक में निर्वाचन संबंधी हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना और फिर उसके बाद क्या होगा? कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना। तो संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, ये पूरा पॉलिटी का पार्ट है। मैं बस यहाँ पे चर्चा हुई है तो पढ़ा रही हूँ। 243ZC कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, कतिपय क्षेत्रों में
लागू नहीं होना, लागू ना होना, ठीक। 243 ZD जिला योजना समिति, जिला योजना के लिए समिति बनाना। 243 ZD जिला योजना के लिए समिति बनाना। 243 ZE क्या बात करेंगे? महानगर योजना के लिए समिति बनाना, जिला योजना के लिए समिति, फिर महानगर योजना के लिए समिति, ठीक। फिर 243 ZF क्या हो जाएगा? ZF आपका विद्यमान, उसमें क्या था जो स्थानीय स्वशासन है उसमें भी तो ऐसे ही चल रहा था कि पंचायत का निर्वाचन संबंधी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं होना। फिर इसमें ये दोनों एक्स्ट्रा हो गए। फिर क्या था? विद्यमान शक्तियों का बना रहना, विद्यमान शक्तियों का बना रहना। और लास्ट आर्टिकल 243 ZG क्या है? लास्ट आर्टिकल, लास्ट होगा न्यायालय संबंधी। तो क्या होगा? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप, उसमें भी यही था आखिरी में। 243 O में उसमें भी था कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप। ओके, तो ये हो गए आपके आर्टिकल्स, ये हो गए आपकी नगरीय प्रशासन कंप्लीट, स्थानीय स्वशासन कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से आपका यूनिट जो 5 है उसका जो पार्ट ए है, जिसमें कि आपका क्या था? राज्य व्यवस्था, उसमें ये पूरा आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 243 पार्ट बी, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। उसमें मध्य प्रदेश की जनजाति हैं जो कि हम पूरा पढ़ चुके हैं। जनजातियों की क्लास मैंने एक जनजाति की एक क्लास अलग से ली है, और साथ ही साथ मैंने कंप्लीट जनजातियाँ 45 मिनट्स की क्लास है वो, उसमें मैंने पूरी जनजातियाँ शॉर्ट में बताई हैं आपको, वो भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। योजनाएँ हैं वो भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, वो जब मैंने यूनिट 1 पढ़ाया था तब मैंने पढ़ा दिया था जो भी योजनाएँ चल रही थी। एग्ज़ाम के पहले पढ़ाया था, जब 19 जून को एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले मैंने योजनाएं पढ़ा दी थी। और अब अर्थव्यवस्था में सिर्फ हमारा बचा हुआ है जनगणना और आपका उद्योग बचे हैं। तो जनगणना और उद्योग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।